अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर कोई एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? कोई एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ऑर्गन सिस्टम्स की एग्जांपल्स दी हैं। एक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम, इसका काम होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ सिग्नल्स को सेंड करना, ठीक है। और इस नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। ये मिलकर नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स। ये हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर ब्लड की क्या करवाते हैं? सर्कुलेशन करवाते हैं या फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इसी तरह से एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि मिलकर कोई एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है? एक ऑर्गन है। और हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे डिस्कस करते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेशन का। हम डाइजेशन को भी आगे डिस्कस करेंगे। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, उनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स दैट टेक इन फूड, डिफरेंट ऑर्गन्स जो फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सब्सटेंसेस, और उस फूड को डिफरेंट सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं ताकि बॉडी उन सब्सटेंसेस को यूज़ कर सके एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। टिश्यू रिपेयर का मतलब ये है कि जो डैमेज्ड टिश्यू होते हैं, ख़राब टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन सब्सटेंसेस को यूज़ करते हुए दोबारा से रिपेयर किए जाते हैं। द ऑर्गन्स दैट टेक इन फूड एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यूज़। ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। या हम सिंपल वर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द पार्ट्स और ऑर्गन्स, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स जो कि फूड की डाइजेशन में और फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी दैट डाइजेस्ट फूड एंड आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि फ़ूड की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और फूड की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। बॉडी के अंदर जो भी हम फूड खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होती है और कैसे एब्जॉर्ब होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है इस फूड की डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो है बकल कैविटी या फिर माउथ। इस माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइवा क्रिएट करते हैं। इसके बाद माउथ के बाद आती है एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक से अगला जो पार्ट आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन।
यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली शो नहीं हो रहा, लेकिन स्टमक के बाद जो अगला पार्ट आता है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी फूड सबसे पहले माउथ में, माउथ से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये जो सेंटर में येलो कलर में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अराउंड ये जो लाइट पिंक कलर में है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। फूड पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। यहाँ पे देखें ये वाला वो पार्ट है जहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होती है। इसके बाद कुछ और ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसमें पेंक्रियास और लिवर आ जाते हैं। लिवर और पेंक्रियास का भी डाइजेशन में रोल होता है। तो इन सब कंपोनेंट्स को हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स और हर एक कंपोनेंट के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हर एक पार्ट को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ इन कंपोनेंट्स के नाम को ज़हन में रखना है। इसके बाद हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, डाइजेशन का। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली जो हम फूड खा रहे होते हैं उस फूड के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो लार्ज मॉलिक्यूल्स फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़े जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई भी फूड जो हम खा रहे हैं जैसे कि मीट, ब्रेड, उसके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। इसके बाद ये डाइजेशन का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ डाइजेशन इम्पोर्टेंट, बिकॉज फूड दैट वी ईट यूजली मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो हम फूड खाते हैं वो आम तौर पर बड़े मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, लार्ज मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब और यूटिलाइज दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ना तो एब्जॉर्ब कर सकती है ना तो यूटिलाइज कर सकती है। सो फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स इनको फिर तोड़ा जाता है स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि बॉडी कैन ईजीली एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज फूड। यानी इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, सो बॉडी कैन ईजिली एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज फूड, ताकि बॉडी इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके और फिर यूटिलाइज कर सके। यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डाइजेशन क्या होता है और ये डाइजेशन का प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमने पीछे ये बात डिस्कस कर ली थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, और वो कौन कौन से ऑर्गन्स थे, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं, और ये ऑर्गन्स कैसे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो हम देखते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स से डाइजेस्टिव जूसेस जो कि लिक्विड टाइप की सेक्रेशंस होती हैं, और इन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ कुछ एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। ये एंजाइम्स बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करती हैं। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स हेल्प करते हैं किस में, फूड की डाइजेशन में। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। इसके बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी जो हम फूड खा रहे होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और
वो डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल्स, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल्स हैं जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो हम फूड खा रहे होते हैं, कुछ फूड ऐसी होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो हम हर एक मालिक्यूल या हर एक फूड के कंपोनेंट की सोर्सेज डिस्कस करेंगे कि उनका बेस्ट सोर्स कौन सा है, यानी कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स कौन सा है, प्रोटीन्स का बेस्ट सोर्स कौन सा है, फैट्स का बेस्ट सोर्स कौन सा है, यानी कौन सी फूड के अंदर फैट्स ज़्यादा होते हैं, कौन सी फूड के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, कौन सी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट मालिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर शुगर्स और स्टार्च वगैरह आ जाते हैं। शुगर्स क्या हैं? दे आर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, ये छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी इनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। और जो स्टार्च है ये लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लार्ज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये यूजुअली टेस्ट लेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये शुगर और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे मैंने लिखी है, टेबल शुगर। यहाँ पे नीचे डायग्राम में आपको टेबल शुगर शो भी हो रही है, जिसको हम सक्रोज भी कहते हैं, जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। इन कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को जो एनर्जी मिलती है वो इन कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की फ़ौरन से ब्रेकडाउन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर किया जाता है ताकि उन कार्बोहाइड्रेट्स को बाद में तोड़ा जाए और उनसे एनर्जी ली जाए, यानी ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसके बाद ये हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये हमारे सेल्स का कंपोनेंट होते हैं, हमारे सेल्स का हिस्सा होते हैं। तो ये 3 मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट के आपने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं? ब्रेड, बीन्स, यहाँ पे ये आपको बीन्स नज़र आ रहे होंगे, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज भी हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन भी हमने देखे। इसके बाद आगे है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। हमारे जो सेल्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट प्रोटीन्स होती हैं, और नए सेल्स बनने के लिए ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जब हम जो खुराक खाते हैं अगर उसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं या उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे नए सेल्स बनाने में हेल्प करती हैं, और जो पुराने डैमेज्ड सेल्स होते हैं, पुराने ख़राब सेल्स होते हैं, उन्हें ये प्रोटीन्स रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी ये नए सेल बनाने में और ओल्ड डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ एवरी सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका ये पार्ट होते हैं, उनका ये हिस्सा होते हैं। इसके बाद प्रोटीन्स आर नीडेड टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, यानी जो पुराने ख़राब टिश्यूज़ होते हैं, पुराने ख़राब सेल्स होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी ये प्रोटीन्स ज़रूरी होती हैं। इसके बाद ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बनी हुई होती हैं अमाइनो एसिड से। प्रोटीन बेसिकली लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं और उनके अंदर कुछ छोटे छोटे मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स क्या होते हैं?
अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद इन प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मीट, एग्स, ग्रेन्स, यहाँ पे ये एग्जांपल में ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज़ वगैरह। इन चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिलती है, या इन चीज़ों के अंदर, इन फूड्स के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा अमाउंट में होती है, रिच होती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तीसरा कंपोनेंट जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, तीसरा मॉलिक्यूल, वो क्या है? फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ग्रुप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स यूजली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी, यानी ये लार्ज मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने में। कार्बोहाइड्रेट्स को भी यूज़ किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने में, लेकिन फैट्स को भी यूज़ किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने में। इसके बाद फैट्स भी एनर्जी का सोर्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम पीछे हमने डिस्कस किया वो भी एनर्जी का सोर्स होते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे एनर्जी हमें जल्दी मिलती है, लेकिन जो फैट्स होते हैं उनसे एनर्जी हमें जल्दी नहीं मिलती, उनसे हमें एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे सेल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं एनर्जी के सोर्स के लिए, और फैट्स को यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इसके बाद एक और चीज़, फैट्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी 1 ग्राम अगर हम फैट लें और 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लें, तो 1 ग्राम फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी रीज़न ये है कि फैट्स के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू फैट्स ये वाले बॉन्ड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, कम होते हैं, क्योंकि इन्हीं बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। तो फैट्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी क्यों स्टोर होती है? क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इनके फंक्शंस, ये इनका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन वो क्या है? फैट्स आर स्टोर्ड एज लेयर ऑफ इंसुलेशन अंडर स्किन। यहाँ पे ये अंडर स्किन, अच्छा, फैट्स क्या करते हैं? हमारी जो स्किन होती है उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, इसके बाद ये डर्मस, इसके नीचे, और सबसे नीचे यहाँ पे आपको ये येलो कलर में एक लेयर नज़र आ रही है। ये क्या है? फ़ैट की लेयर होती है। और ये फ़ैट की लेयर क्या करती है? हमारी बॉडी से एनर्जी को रिलीज़ होने से बचाती है, यानी एनर्जी को या हीट को कंज़र्व करके रखती है। ये फ़ैट की लेयर हीट को कंज़र्व करके रखती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी सर्दियों में क्या रहती है? गर्म रहती है। ठीक है, यानी बॉडी को ये इंसुलेट करते हैं, बॉडी से हीट को रिलीज़ होने से बचाते हैं। ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। इसके बाद फैट्स एनर्जी का सोर्स है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स होते हैं, इसी तरह से फैट्स भी क्या हैं? एनर्जी का सोर्स है। और वो कौन कौन सी फूड्स हैं जिनके अंदर फैट्स रिच होते हैं, फैट्स ज़्यादा होते हैं? जैसे कि बटर, नट्स, फ़िश, एग्स, चॉकलेट्स, इनके अंदर फैट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको नट्स की एग्जांपल दी हुई है। नट्स बेसिकली ड्राई फ्रूट्स को हम कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिनके अराउंड हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं नट्स, इनके अंदर फैट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के फंक्शंस के लिए, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर
कौन कौन से आ जाते हैं, जैसा कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, ये डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ मैंने समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर 4 एलिमेंट का जिक्र किया है। इसमें कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है, बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फास्फोरस किसके लिए ज़रूरी होता है, फास्फोरस टीथ और बोन्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का ऑलमोस्ट जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। इसके बाद जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं, इनका काम होता है नर्व को फंक्शनिंग, नर्व की फंक्शनिंग का रोल होता है। नर्व क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम आपको पता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और वो नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करता है, डिफरेंट सिग्नल्स सेंड करके। और वो सिग्नल्स असल में क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स क्या हैं, सिग्नल्स हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिलीज़ करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। और इन नर्व्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, सोडियम और पोटाशियम। और इन मिनरल्स का सोर्स क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर ये मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। इसके बाद आते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। और ये ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए ये वाइटामिन्स ज़रूरी होते हैं। Vitamins are different compounds that required in low amount but essential for growth and metabolism. यहाँ पे मैंने कुछ vitamins की examples लिखी हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। और यहाँ पे सोर्सेस क्या क्या है विटामिन्स के, विटामिन्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। जैसे कि हमने पीछे मिनरल्स को डिस्कस किया था कि मिनरल्स के सोर्सेज भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और विटामिन्स के सोर्सेज भी क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इसके बाद जो 6 कंपोनेंट है जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है, फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली, फाइबर्स आर लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। फाइबर्स कुछ बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं करता। बेसिकली फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका काम क्या होता है, फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी फूड की ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती उसको बॉडी से रिमूव करने में भी ये फाइबर्स हेल्प करते हैं। और इनका जो सोर्स होता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। इसके बाद जो 7 कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है, वाटर। अब इस वाटर का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं वो कैसे अक्कर होते हैं, कैसे होते हैं, वाटर की मौजूदगी में होते हैं। यानी ऑलमोस्ट ऑल बॉडी रिएक्शंस अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए वाटर ज़रूरी होता है। इसके बाद ये वाटर बॉडी के टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज करता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में होनी है तो उसमें भी ये वाटर हेल्प करता है। तो वाटर, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने इनके सोर्सेज भी देखे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और इनके फंक्शंस देखे। इसके बाद प्रोटीन के सोर्सेज और इनके फंक्शंस देखे, फैट्स के सोर्सेज और इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। इसके बाद मिनरल्स के सोर्सेज और
इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। इसके बाद विटामिन्स के सोर्सेज और इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। फाइबर, इसके सोर्सेज और इसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे।